बीजेपी का कार्यालय है। जूम करके जितने चंदा चोर, पेपर लीक, डस्टबिन घोटाले वाले छात्रों के साथ जो भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे वही मिलेंगे। नमस्कार, सीमांचल की आवाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति शुक्ला। पटना की सड़क पर आज सिर्फ पानी की बौछार नहीं हुई, सियासत की गर्मी भी दिखाई दी। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ पुलिस की बैरिकेडिंग, बीच में हजारों समर्थक और फिर अचानक वाटर कैनन। बैरिकेडिंग पार करते तेजस्वी यादव, पुलिस की कार्रवाई और इसके बाद हिरासत में लिए गए नेता प्रतिपक्ष। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि तेजस्वी यादव को हिरासत में क्यों लिया गया। बड़ा सवाल यह है कि सिवान के छात्र आंदोलन में AK-47 से फायरिंग के आरोप का मुद्दा आखिर पटना की सड़क तक कैसे पहुंच गया, और क्या आज राजभवन मार्च सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन था या फिर बिहार की राजनीति में 2025-26 के दौर का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन। कहानी शुरू होती है सिवान से, जहां छात्र आंदोलन के दौरान AK-47 से फायरिंग के आरोप ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। राजद लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है। तेजस्वी यादव का आरोप है कि छात्रों की आवाज दबाई जा रही है और इसी मुद्दे को लेकर आज पटना में राजभवन मार्च निकाला गया। 5 किलोमीटर का मार्च, लेकिन निशाना सीधे सरकार पर। मार्च की शुरुआत हुई JP गोलंबर से। तेजस्वी यादव सुरक्षा घेरे में, आगे आगे समर्थक, हाथों में तिरंगा और सरकार के खिलाफ नारेबाजी। करीब 5 किलोमीटर का ये मार्च सिर्फ राजभवन तक पहुंचने की कोशिश नहीं था, ये संदेश देने की कोशिश भी थी कि राजद सड़क पर है। तेजस्वी यादव के भाषण में सिर्फ सिवान का AK-47 मामला नहीं था। उन्होंने पेपर लीक का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और छात्रों के आंदोलन को दबाने का आरोप लगाया। यानी एक स्थानीय घटना को राजद ने व्यापक छात्र और युवा मुद्दे से जोड़ने की कोशिश की, और यही इस पूरे आंदोलन की राजनीतिक अहमियत बढ़ा देता है। फिर आया वो मोड़ जहां सड़क पर टकराव शुरू हुआ। मार्च जैसे जैसे डाक बंगला चौराहे की तरफ बढ़ा, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी, सुरक्षा बलों की तैनाती थी। प्रशासन का मकसद साफ था, प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकना। लेकिन तेजस्वी यादव समर्थकों के साथ बैरिकेडिंग पार करके आगे बढ़ गए और यहीं से विरोध प्रदर्शन टकराव में बदलता दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पानी की तेज बौछार, पीछे हटते प्रदर्शनकारी, नारेबाजी और बढ़ता तनाव। इनकम टैक्स चौराहे के आसपास माहौल और गर्मा गया। कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस की ओर पानी की बोतलें फेंके जाने की भी बात सामने आई। अब सवाल यह है, क्या प्रशासन को पहले ही अंदाजा था कि मार्च इस स्तर तक जा सकता है? और दूसरा सवाल, क्या विपक्ष को भी पता था कि बैरिकेडिंग पार करने के बाद पुलिस कार्रवाई हो सकती है? AK-47 की लकड़ी की आकृति ने भी खींचा ध्यान। इस पूरे प्रदर्शन का एक और दृश्य चर्चा में रहा। कुछ कार्यकर्ता लकड़ी से बनी AK-47 जैसी आकृति लेकर पहुंचे। ये प्रतीकात्मक प्रदर्शन था, लेकिन इसका संदेश बेहद राजनीतिक था, क्योंकि पूरा मार्च उसी विवाद को लेकर था जिसमें सिवान के छात्र आंदोलन के दौरान AK-47 से फायरिंग का आरोप सामने आया है। यानी राजद ने सड़क पर सिर्फ ज्ञापन लेकर मार्च नहीं किया, बल्कि उस मुद्दे को एक ऐसे प्रतीक में बदल दिया जो कैमरे में दिखाई दे, सोशल मीडिया पर जाए और राजनीतिक बहस का हिस्सा बने। यही आज की राजनीति की एक बड़ी सच्चाई है। जो तस्वीर कैमरे में आती है वही अक्सर अगले दिन की राजनीति तय करती है। तेजस्वी की हिरासत, अब असली राजनीतिक कहानी यहाँ से शुरू होती है। बैरिकेडिंग पार करने और वाटर कैनन के बाद पुलिस ने तेजस्वी यादव को हिरासत में ले लिया, और जैसे ही ये खबर समर्थकों तक पहुंची, नारेबाजी और तेज हो गई। अब राजद के पास सरकार पर हमला करने के लिए एक और बड़ा राजनीतिक बिंदु है। नेता प्रतिपक्ष को प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया। वहीं प्रशासन की तरफ से सवाल अलग होगा।
अगर प्रदर्शन के लिए तय रास्ता और अनुमति की शर्तें थी तो क्या बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ना कानून व्यवस्था की चुनौती नहीं बनता? यानी एक ही घटना को सत्ता पक्ष और विपक्ष दो बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे। छात्रों पर एकदम 47 नहीं चलेगा, छात्रों पर एकदम 47 नहीं चलेगा, छात्रों पर एकदम 47 नहीं चलेगा, छात्रों पर एकदम 47 मुख्यमंत्री जिम्मेदारी तय नहीं करेगा, पूरी घटना का वक्तव्य नहीं देंगे और दोषियों पर जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी, आदेश किसने दिया चलाने का गोली, जब तक ये लोगों के समक्ष नहीं रखेंगे, जब तक छात्रों के साथ न्याय नहीं होता, जब तक नौकरियां बेरोजगारी खत्म नहीं होती, निष्पक्ष परीक्षाएं पारदर्शिता ढंग से नहीं होती और जितना पेपर लीक बंद हो जाए जितना जल्द से जल्द उतना अच्छा है, वरना हम सब लोग जो है ये लड़ाई को जो है लड़ते रहेंगे। हमारे पार्टी के गवर्नर साहब हैं नहीं, उनके एसीएस मिलेंगे, पार्टी के डेलीगेशन उनसे जाकर के मेमोरेंडम देगा। बीजेपी का कार्यालय है, दूर करके जितने चंदा चोर, पेपर लीक, डस्टबिन घोटाले वाले छात्रों के साथ जो भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे सब नहीं मिलेंगे। इनको सत्ता से बाहर करो सब नौजवानों, जात पात छोड़ो। ये थे हमारे तेजस्वी भैया और बता रहे थे कि बीजेपी का कार्यालय जो है ये चंदा चोरों का कार्यालय है और AK-47 चलाने वालों का ये कार्यालय। विपक्ष कहेगा सरकार आवाज दबा रही है, सत्ता पक्ष कह सकता है कानून व्यवस्था से समझौता नहीं होगा और जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, विरोध का अधिकार कहां तक है और प्रशासन की सीमा कहां से शुरू होती है। लेकिन राजनीति का असली गणित क्या है? देखिए, सिवान का मुद्दा एक छात्र आंदोलन से जुड़ा है, लेकिन तेजस्वी यादव ने इसे सिर्फ सिवान तक सीमित नहीं रहने दिया, इसे पटना तक लाया गया, फिर इसे छात्रों, पेपर लीक और बेरोजगारी से जोड़ा गया और अब हिरासत की घटना ने इसे और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। यानी राजद की रणनीति को अगर राजनीतिक भाषा में समझे तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। स्थानीय विवाद, छात्र मुद्दा, सरकार पर हमला, पटना में शक्ति प्रदर्शन, नेता की हिरासत, बड़ा राजनीतिक नैरेटिव। यही वजह है कि आज का मार्च सिर्फ एक मार्च नहीं रह गया, ये बिहार की विपक्षी राजनीति की ताकत दिखाने का मंच भी बन गया। अब आगे क्या? सबसे बड़ा सवाल यही है कि तेजस्वी यादव की हिरासत के बाद राजद क्या करता है? क्या आंदोलन और बड़ा होगा? क्या राजद पूरे बिहार में इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ अभियान चलाएगा? क्या सिवान का मामला विधानसभा और सड़क की राजनीति में और जोर पकड़ेगा? और सबसे अहम, क्या सरकार इस पूरे मामले पर कोई स्पष्ट और निर्णायक जवाब देकर विपक्ष के हमले को रोक पाएगी? क्योंकि बिहार की राजनीति में एक बात साफ है, छात्र, बेरोजगारी, पेपर लीक और कानून व्यवस्था, ये चारों मुद्दे अगर एक साथ राजनीतिक नैरेटिव में जुड़ जाएं, तो विपक्ष के पास सरकार को घेरने का बड़ा हथियार बन सकता है।
आज पटना की सड़क पर पानी की बौछार हुई, बैरिकेडिंग टूटी, नारे लगे और नेता प्रतिपक्ष हिरासत में लिए गए। लेकिन असली लड़ाई सड़क पर खत्म नहीं हुई है, असली लड़ाई अब शुरू होगी। कहानी सिवान की AK-47 से शुरू हुई थी, पटना की सड़क तक पहुंची और अब देखना यह है कि क्या ये मुद्दा आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति का बड़ा चुनावी नैरेटिव बनता है। क्योंकि राजनीति में कई बार एक घटना सिर्फ घटना नहीं रहती, वो एक सवाल बन जाती है। एक सवाल से आंदोलन बनता है और आंदोलन सत्ता की सबसे बड़ी परीक्षा। अब बिहार में सवाल यही है, छात्रों के इस पूरे मामले का सच क्या है, जिम्मेदारी किसकी है और क्या सड़क पर हुई आज की कार्रवाई आने वाले दिनों की राजनीति को और गर्म करेगी। फिलहाल पटना की सड़क शांत हो सकती है, लेकिन बिहार की सियासत में शोर अभी बाकी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सीमांचल समेत देश दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल सीमांचल की आवाज। नमस्कार। किशनगंज के पेरेंट्स अब बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए क्वालिटी एजुकेशन और सही गाइडेंस यही मिलेगा। इंट्रोड्यूसिंग श्री जन्या क्लासेस 6 to 12, फाउंडेशन कोर्सेज एंड नीट प्रिपरेशन, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, पर्सनल अटेंशन। एडमिशंस ओपन नाउ। किशनगंज अब बदल रहा है और अब आपके बिजनेस को भी चाहिए एक बड़ी पहचान। बस स्टैंड, डे मार्केट, फ्लाईओवर, पश्चिम पाली, हॉस्पिटल रोड, लहरा चौक जैसी प्राइम लोकेशंस पर कराइए अपने ब्रांड की दमदार ब्रांडिंग, जहां हर दिन हजारों लोगों की नजर जाएगी सीधे आपके बिजनेस पर। A1 इंडस्ट्रीज, आज ही संपर्क करें।